नमस्कार साथियों। राजस्थान के जो राजनीतिक संगठन थे, उन राजनीतिक संगठनों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। और जब हमारी पिछली कक्षा हुई थी तो उसमें हमने बातचीत की थी कि वैसे तो राजस्थान में कई प्रकार के राजनीतिक संगठनों का निर्माण होता है। उन सभी राजनीतिक संगठनों की चर्चा हम नहीं करेंगे। हम केवल जो हमारे मुख्य 3 राजनीतिक संगठन है, जिसमें एक तो राजपूताना मध्य भारत सभा, दूसरा आपके अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की ही एक प्रकार से प्रांतीय शाखा राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद, और उसकी कुछ आपके क्षेत्रीय शाखाएं, और सबसे अंत में जो तीसरा हमारा राजनीतिक संगठन था वो था आपके राजस्थान सेवा संघ। तो हमने जो पिछली कक्षा थी उसमें हमने जो राजपूताना मध्य भारत सभा उसके बारे में अध्ययन कर लिया था, और राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद उसके बारे में भी हमने अध्ययन किया था। आज की इस कक्षा में हम राजस्थान की बेहद लोकप्रिय और हमारे जो अधीनस्थ बोर्ड और आरपीसी, जिनसे जो आपके अक्सर इस संगठन से जुड़े प्रश्न पूछने की संभावना बनी रखती है, वो है विद्यार्थियों आपके राजस्थान सेवा संघ। एक हमारे सामने एक समस्या ये आ रही थी विद्यार्थियों कि कुछ बच्चे ये कह रहे थे, जैसे हमने जो हमारे जनजातीय विद्रोह है उनसे जुड़ी कम से कम हमने 9 कक्षाएं ली है। अगर हम प्रति कक्षा को देखें, अगर 30 मिनट के हिसाब से देखें तो भी लगभग आपके 4.5 घंटे की क्लास हुई है, और उन 9 कक्षाओं में से जो 6 कक्षाएं है वो केवल और केवल आपके भील जनजाति के विद्रोह पर टिकी हुई थी। तो कई बार विद्यार्थी ये एक प्रकार से इच्छा जाहिर करते हैं कि सर हम जब गाइडों की ओर जाते हैं तो हमें 1 या 1.5 पेज नजर आता है वहां पर जनजातीय विद्रोह के रूप में, तो फिर ये सारी जानकारी हम जुटाएं कहां से, या फिर आप कौन से स्रोतों का उपयोग करके हमें इस प्रकार की जो जानकारी है वो दे रहे हैं। तो मैंने पहले भी इस संबंध में आपसे वार्ता की थी और मैं फिर आपको बताना चाहूंगा। जैसे हमने जब भील जनजाति या फिर किसी अन्य जनजाति विद्रोह, या फिर अब हम जो पढ़ रहे हैं राजनीतिक संगठन, तो उसका अध्ययन जब मैं करता हूं तो मैं किसी गाइडों का उपयोग नहीं करता हूं। मैं जिन स्रोतों का उपयोग करता हूं पढ़ने के लिए और फिर उन्हीं स्रोतों से आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूं, वह आपकी हिंदी गणित अकादमी की पुस्तकें हैं। जैसे मैं यहाँ पर कुछ पहले आपको पुस्तकें दिखाना चाहूंगा। जैसे आधुनिक राजस्थान में जो आरपी व्यास सर है, राम प्रसाद जी व्यास सर है, उनकी ये 2 पुस्तकें आती है, आधुनिक राजस्थान का वृद्ध इतिहास खंड 1 और खंड 2। तो एक तो मैं इस पुस्तक का सहारा लेता हूं। इस पुस्तक के साथ में ही जो आप जैसे एक ये पुस्तक है राजस्थान के आपके प्रजामंडल आंदोलन, इसमें केवल राजस्थान के राजनीतिक संगठन और जो प्रजामंडल आंदोलन है उन्हीं की चर्चा की गई है। बहुत ही अच्छी किताब है, विनीता परिहार द्वारा आपकी लिखी गई है। इसके अलावा बहुत एक पुरानी पुस्तक है आपके गोपीनाथ शर्मा जी की, हो सके अब मिले ना मिले, मैंने तो काफी समय पहले खरीदी थी, और इसके जो फॉन्ट है वो पुराने टाइप के हैं। एक मैं इस पुस्तक का सहारा लेता हूं, इसमें आधुनिक राजस्थान का इतिहास बड़ी अच्छे तरीके से आपको दिखाया गया है। इसके अलावा जो एक और पुस्तक है जिसका मैं सहारा लेता हूं अक्सर आपके पढ़ने और पढ़ाने के लिए, वो डॉक्टर एमएस जैन सर की पुस्तक है आधुनिक राजस्थान का इतिहास। तो इस प्रकार से मैं ये और भी कई सारी पुस्तकें हैं जिनका मैं सहारा ले रहा हूं, लेकिन ये जो 4 पुस्तकें हैं वो आपके मुख्य आधार स्तंभ है। और जब आप आधुनिक राजस्थान का इतिहास पढ़ते हो, जिसकी हमने एक क्लास में चर्चा भी की थी उसकी रूपरेखा की, तो उन आधुनिक राजस्थान के इतिहास के संदर्भ में 4 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, और मैं उन्हीं पुस्तकों का आपके सहारा लेता हूं। इसलिए हमारी क्लासें लंबी हो जाती है, लेकिन हमारी जो बातें हैं वो इतनी गहन होती है कि अगर कोई भी कठिन सवाल आएगा तो हम उस कठिन सवाल को भी आपके सरल कर पाएंगे। तो जो हमारा एक आपके राजनीतिक संगठन बच चुका था, उसी राजनीतिक संगठन की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, और लोकप्रिय नाम है, आप सब इस नाम से वाकिफ है, राजस्थान सेवा संघ। अब विद्यार्थियों एक समस्या यहाँ पर यह आती है कि आप इस टॉपिक को हैंडल कैसे करते हैं। जब आप इस टॉपिक की ओर जाते हैं तो आपका नजरिया क्या रहता है, आपका दृष्टिकोण क्या रहता है। अक्सर में कई बार जो विद्यार्थी आते हैं तो उनके नोट्स वगैरह जब मैं देखता हूँ, तो जो राजस्थान सेवा संघ है या फिर कोई और दूसरा भी टॉपिक हो, यहाँ पर हम इस संगठन के बारे में बात करें तो मैं इसी को उदाहरण देना चाहूंगा। तो बच्चे क्या करते हैं, बिल्कुल संक्षिप्त में लिख लेते हैं कि यह संगठन स्थापित कहाँ हुआ, इसका मुख्यालय कहाँ है, कहाँ इसका मुख्यालय ट्रांसफर हुआ है, किन किन आपके व्यक्तित्व इसमें योगदान है, और इतना कुछ करके फिर आपके इस टॉपिक की तीसरी कर देते हैं। मैंने पहले भी कई बार कहा है कि ये कोई आपके वैज्ञानिक तरीका नहीं है, ये एक प्रकार की रूढ़िवादी और परंपरागत तरीका है जो आज से 5 या 7 साल पहले तो चल सकता था, लेकिन बढ़ते आपके कंपटीशन और जो पेपर हैं आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के, उनकी प्रकृति को देखते हुए अब उस प्रकार का अध्ययन मेरे हिसाब से लाभदायक नहीं रहा है। और आने वाले समय में ये आपके जो प्रतियोगिताएं हैं उसका स्तर और आपके ऊंचा उठा हमें दिखाई देगा। तो उस स्थिति को भी देखते हुए हमें गहन विश्लेषण करना चाहिए, हमें समग्र विश्लेषण करना चाहिए किसी भी टॉपिक का,
ताकि हर छोटे बड़े एग्जाम में हमें अलग अलग पढ़ना नहीं पड़े, हमारे पास अपने पूरे संपूर्ण नोट्स होंगे तो हमें एक ही चीज को बार बार पढ़ते हैं तो चीजें आसानी से याद हो जाती है। जैसे हम अगर राजस्थान सेवा संघ के बारे में पढ़ेंगे तो हम कौन कौन से आपके आयामों को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इस संगठन की पृष्ठभूमि कि आखिरकार ये संगठन बना कैसे है, इसकी स्थापना कैसे हुई है, किन किन व्यक्तित्वों का योगदान है, जो सारी आपके तथ्यात्मक बातें हैं उसको हम पृष्ठभूमि लेने का प्रयास करेंगे। जब कोई आपके संगठन बनता है तो जाहिर सी बात है उस संगठन का कोई ना कोई निश्चित उद्देश्य होता है। तो दूसरा जो हमारे यहाँ पर कार्य होगा, हम इस संगठन के उद्देश्य की चर्चा करेंगे और उद्देश्यों को आपके परिणित करने के लिए कोई ना कोई कार्य किया जाता है। तो इस संगठन के द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए हैं उसकी हम चर्चा करेंगे और सबसे अंत में राजस्थान की राजनीति में इस संगठन का क्या प्रभाव रहा है, इस संगठन की क्या उपलब्धियां रही है वो हम देखेंगे। तो इस प्रकार से पढ़ने का फायदा क्या है विद्यार्थियों, जो आपके वनडे एग्जाम होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पत्र होते हैं, उसके किसी भी प्रश्न को आप हैंडल कर सकते हो जो एक सामान्य बच्चा कर रहा है। और अगर आप प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहते हो जहां पर मुख्य परीक्षाएं लिखने के लिए होती है तो वहां पर आप एक बात ध्यान रखेंगे कि इससे आपके आयाम से कोई प्रश्न आपको वहां दिखाई नहीं देता है। मुख्य परीक्षाओं में आपको जैसे उद्देश्य हो गए, उनके कार्य हो गए, प्रभाव या उपलब्धियां हो गई, राजस्थान की राजनीति को किस प्रकार से तत्कालीन समय में इस संगठन ने प्रभावित किया है, कैसे इसने उस समय की राजनीति को परिवर्तन करने की कोशिश की है, उनसे जुड़े प्रश्न आएंगे। ना कि आपसे ये पूछेंगे कि मेंस के एग्जाम में कि राजस्थान सेवा संघ का आपकी गठन कब और कहां हुआ। मुझे नहीं लगता इस प्रकार के अब प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो हम क्योंकि वनडे एग्जाम को भी लेकर चल रहे हैं और लिखित परीक्षाओं को भी लेकर चल रहे हैं तो हम दोनों ही दृष्टिकोण की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं इसकी पृष्ठभूमि की बात करूं तो विद्यार्थियों 1919 के आसपास जब महात्मा गांधी वर्धा स्थान जो महाराष्ट्र में है वहां पर आपके रुके हुए थे और इस संगठन की बनने की जो कहानी है इस वर्धा से ही शुरू होती है। उस समय राजस्थान के अंदर एक लोकप्रिय आपके व्यक्तित्व थे आपके विजय सिंह पथिक, जो पहले भूप सिंह के नाम से आपके क्रांतिकारी गतिविधियों में आपके हमें संलिप्त नजर आते हैं। विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर, आप इन तीन व्यक्तित्वों का नाम याद रखेंगे। एक तो आपके विजय सिंह पथिक, इसके साथ में आपके रामनारायण चौधरी और रामनारायण चौधरी के साथ में आपके हरिभाऊ किंकर। ये तीन जो आपके व्यक्तित्व हैं ये वर्धा में महात्मा गांधी जी से मुलाकात करते हैं और जैसे ही इनकी महात्मा गांधी जी से मुलाकात होती है, इनमें मुख्यतः विजय सिंह पथिक जी की चर्चा करेंगे। जैसे उनकी मुलाकात महात्मा गांधी जी से होती है तो ये भविष्य की जो राजनीति है, भविष्य में किस प्रकार से आपके राजस्थान के अंदर राजनीतिक चेतना को बढ़ावा देना है उसके संबंध में चर्चाएं करते हैं कि सारी घटनाएं आपके वर्धा में हो रही है। क्योंकि महात्मा गांधी व्यक्तिगत प्रयासों की जगह सांगठनिक प्रयासों को महत्व देते थे, तो उन्होंने विजय सिंह पथिक को आगे के समय में रचनात्मक कार्यों पर जोर देने के लिए कहा। रचनात्मक कार्य वो होते हैं जहां पर कोई संगठन बनता है, उस संगठन में आम लोगों की सहभागिता होती है, उसके कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं, वो निश्चित आदर्शों और नीतियों पर कार्य करता है और अपने विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए वो समाचार पत्रों का सहयोग लेता है। एक शब्द में कहें तो रचनात्मक गतिविधियों पर बल देने के लिए कहा गया और यहीं से आपके जो विजय सिंह पथिक है, रामनारायण चौधरी है, हरिभाऊ किंकर है और इनके साथ में केसरी सिंह बारट है और अर्जुन लाल सेठी जी है, उन सभी के सामूहिक प्रयासों से, आप इस बात को ध्यान रखेंगे, उन सभी के आपके सामूहिक प्रयासों से राजस्थान सेवा संघ का गठन किया गया। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो राजस्थान सेवा संघ है, उस सेवा संघ के गठन के अंतर्गत हमें कई सारे व्यक्तित्वों के योगदान हमें नजर आ रहा है। इसका गठन विद्यार्थियों आपके वर्धा में हुआ था और जो तारीख है वो आपके 1919 है। तो कहीं पर भी आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। जो राजस्थान सेवा संघ है उसके गठन के अंतर्गत विजय सिंह पथिक, हरिभाऊ किंकर, रामनारायण चौधरी, अर्जुन लाल सेठी और केसरी सिंह बारट जी का योगदान है और जो सुझाव देने वाला काम किया है वे महात्मा गांधी जी ने किया है और उन्हीं के सुझाव पर फिर वर्धा 1919 महाराष्ट्र के अंदर इस संगठन का आपकी स्थापना हुई थी। बाद में इस संगठन का स्थानांतरण कर दिया गया था 1920 के अंतर्गत। तो 1920 में इस संगठन का जो आपके मुख्यालय हमें नजर आ रहा है वो था आपके अजमेर
इस बार हमने पहले भी चर्चा की थी कि जब कभी भी रियासतों से किसी प्रकार की चीज हमें आवश्यकता में लगती थी या हमें कोई हम मांग मनवाना चाहते थे, तो हम कोई भी समाचार पत्र जब निकालते थे, किसी प्रकार का राजनीतिक संगठन हम खड़ा करते थे, तो हम हमारा जो मुख्य स्थान उस समय जो होता था वो अजमेर था, क्योंकि अजमेर पर रियासती शासकों को नियंत्रण नहीं था और ब्रिटिशों का दिन आने वाला क्षेत्र था। तो एक प्रकार से रियासती जो शोषण है, रियासती जो अत्याचार है, उनकी जो हम कह सकते हैं कि जो अमानवीय या फिर शोषणकारी नीतियां हैं, उनसे बचने का जो एकमात्र स्थान नजर आ रहा था वो था पर अजमेर। इसीलिए इस संगठन का स्थानांतरण भी आपके अजमेर की ओर कर दिया गया। अब जैसे विद्यार्थी इस संगठन का स्थानांतरण अजमेर हुआ है, इस संगठन की स्थापना हुई है, तो संगठन की स्थापना के बाद में उसका कोई ना कोई आपके उद्देश्य तो निश्चित रूप से होता ही होता है। तो इस संगठन के भी हमें कुछ आपके उद्देश्य नजर आ रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये, जो आपकी रियासती जनता है, जाहिर सी बात है रियासती जनता के लिए ये संगठन बना है। जो रियासती जनता है और उनसे जुड़ी जो आपकी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निराकरण करना इस संगठन का आपके प्रमुख उद्देश्य नजर आता है। जो इस संगठन का आपके दूसरा जो हमें उद्देश्य नजर आ रहा है वो ये है कि जो आपके शासक हैं और जो प्रजा है, उनके जो आपसी जो संबंध है वो आपके सौहार्दपूर्ण रहना। इस संगठन के जो आपके व्यक्तित्व से जुड़े हुए उनका मानना था कि जब शासक और प्रजा के बीच के संबंध अच्छे रहेंगे तो उनमें दोनों के बीच में बेहतर संवाद स्थापित होगा, और जब बेहतर संवाद स्थापित होता है दो पक्षों के अंदर, तो समस्याओं का समाधान करना और आपके सरल हो जाता है। जो तीसरा इसका प्रमुख उद्देश्य जो हमें नजर आ रहा है वो ये था कि जो रियासती जनता है उनके अंदर जो राजनीतिक चेतना है, उस राजनीतिक चेतना को बढ़ावा देना, उस राजनीतिक चेतना का संचार करना, उन्हें अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रति सजग करना। तो जो ये प्रारंभिक 3 उद्देश्य हैं हमें इस संगठन में नजर आ रहे हैं। देखिए जैसे जैसे संगठन बनता जाता है, संगठन जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, तो जाहिर सी बात है कि उसके उद्देश्यों में फिर आपकी विभिन्नताएं आती है। मैं यहाँ भी केवल आपके प्रारंभिक उद्देश्यों की बात कर रहा हूं, तो प्रारंभिक हमें 3 उद्देश्य नजर आ रहे हैं। रियासती जनता, उनकी समस्याओं का निराकरण, राजा और प्रजा के बीच में सौहार्दपूर्ण संबंध, और सबसे अंत में जो हमें यह है राजनीतिक चेतना का आपके संचार करना। तो इस प्रकार से हमने इनके पृष्ठभूमि को देखा, इनके उद्देश्यों को देखा। अब मैं इनके जो कार्य हैं उनकी यहाँ पर सामान्य रूपरेखा की पहले बात कर लेता हूं, फिर हम एक एक करके इनके सारे कार्य पढ़ेंगे। क्या यह संगठन केवल समाचार पत्रों तक सीमित रहा? क्या यह संगठन केवल किसान आंदोलन तक सीमित रहा या फिर आपके जनजातीय आंदोलन तक सीमित रहा? तो हम जब कई बार जनजातीय आंदोलन पढ़ते हैं, शुरू के जनजातीय आंदोलन पढ़ते हैं, भील जनजातीय आंदोलन जो मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में हुआ था, तो वहां पर हम कई जगह राजस्थान सेवा संघ का नाम दिखाई देता है। जब राजस्थान के अंदर होने वाले बिजोलिया किसान आंदोलन है, बेंगू किसान आंदोलन है, शेखावटी क्षेत्र के सीकर किसान आंदोलन है, अलवर का नीमूचना आपके जो किसान आंदोलन है, जब हम इन किसान आंदोलनों को देखते हैं, या फिर बूंदी के बुरड़ क्षेत्र किसान आंदोलन है, वहां पर भी हमें राजस्थान सेवा संघ का नाम दिखाई देता है। कई सारी सामाजिक कुप्रथाओं और कुरीतियों का विरोध करते हुए भी हमें आपके इस संगठन का नाम नजर आता है। जब हम राजस्थान के समाचार पत्र पढ़ते हैं तो हम राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान जैसे समाचार पत्र का अध्ययन करते हैं, और वहां पर भी हमें राजस्थान सेवा संघ का नाम नजर आता है। एक संगठन इतने सारे कार्य क्षेत्र में कैसे विस्तृत हुआ? हमारी समस्याओं की शुरुआत यहीं से हो जाती है। जब हम किसान आंदोलन के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसको हम जनजातीय आंदोलन से इंटरलिंक नहीं कर पाते, और जब जनजातीय आंदोलन, किसान आंदोलन की चर्चाएं आपके देश विदेश में उस समय हो रही थी, तो वो चर्चाओं के पीछे किन किन समाचार पत्रों का योगदान था उसको हम नहीं पढ़ते। हम केवल एक ही दिशा में अध्ययन करते रहते हैं। हम जो हमारे उससे टॉपिक के आसपास भी और से संबंधित टॉपिक होते हैं, हम उनसे नहीं जुड़ते। तो जब हम राजस्थान सेवा संघ पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस संगठन ने कौन कौन से समाचार पत्र निकाले और उनका क्या प्रभाव रहा। और हमें 3 प्रकार के समाचार पत्र नजर आते हैं। एक तो आपके राजस्थान केसरी, इसके बाद में आपके नवीन राजस्थान, और नवीन राजस्थान के बाद में एक और आपके तरुण राजस्थान। हालांकि एक और भी है राजस्थान संदेश, लेकिन वो बात थोड़ी सी ज्यादा गहन हो जाएगी, तो 3 तो कम से कम आप याद रखिए। इनके बाद में इसका कार्य क्षेत्र आपके जनजातीय आंदोलन तक भी विस्तृत था, और जनजातीय आंदोलन में जो हम एकमात्र जो सबसे महत्वपूर्ण सिरोही का जो आपके भील आंदोलन है उसकी चर्चा करेंगे। फिर आपके जो हमारे किसान आंदोलन है, किसान आंदोलन में भी इस संगठन का हमें योगदान नजर आता है, जिसके नाम अभी मैंने आपको बताई। और इसके अलावा जो कुछ सामाजिक सुधार हैं, जैसे कि आपके विधवा विवाह से जुड़ा हुआ हो, बाल विवाह को रोकना हो, बेगार प्रथा को समाप्त करना हो, जो आपके आम जन से जुड़े जो आपके मुद्दे हैं
उनसे संबंधित भी इन्होंने कार्य किए। तो देखिए इस संगठन की हमें जो कार्यशैली है कितना इसका क्षेत्र में व्यापक नजर आ रहा है। समाचार पत्रों में ये है, जनजातीय विद्रोह में ये संगठन है, किसान आंदोलनों में ये संगठन है, सामाजिक सुधार करने में भी संगठन आपके आगे रहा है। तो अब हम ये जितने भी जिनके आयाम है कार्यों के, उनको एक एक करके यहाँ पर लेने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अगर इस संगठन के हम कार्य देखेंगे तो जो सबसे महत्वपूर्ण जो हमें इस संगठन का कार्य नजर आ रहा है वो है समाचार पत्रों का संपादन। अब समाचार पत्रों का संपादन हम पढ़ेंगे, खूब सारे इसमें समाचार पत्र है, लेकिन जैसे हम समाचार पत्र के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में तीन बातें आनी चाहिए। सबसे पहले समाचार पत्र क्यों जारी हुए, फिर आपके कौन कौन से समाचार पत्र आपके जारी हुए हैं, और अंत में उन समाचार पत्रों का क्या प्रभाव पड़ा है। इन तीनों चीजों का आप ध्यान रखेंगे। यह नहीं कि वो एक प्रकार के छोटे से बालक या फिर एक प्रकार के हम कह सकते हैं तोते की तरह वो तीन आपके समाचार पत्र आप रट लो और फिर आप अपना आपको इतिहास का मान ज्ञाता घोषित कर दो, तो वो अच्छी बात तो है नहीं। समाचार पत्र क्यों निकालते हैं, इसके पीछे उनका उद्देश्य क्या है। तो सामान्य सी बातें हैं, एक क्षेत्र के लोगों के अंदर जो राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने की जो हम कह सकते हैं संघर्ष करने की भावना है उसको बढ़ाना, लोगों को अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागृत करना। एक दूसरा में जो इस आपके समाचार पत्रों का उद्देश्य नजर आता है वो ये है कि राजा और प्रजा के बीच के अंदर संवाद स्थापित करना। जैसे शासकों और अभी हमने बात की थी कि शासक और प्रजा के बीच के आपसी संबंध सौहार्दपूर्ण रहेंगे, दोनों निरंतर आपके संवाद होता रहेगा, तो जाहिर सी बात है कि समस्याओं का निराकरण तेज गति से होने की संभावना आपके बनी रहेगी। समाचार पत्र अपने संगठन से जुड़ी जो जानकारियां होती है वे जानकारियां आम लोगों तक हम पहुंचा सकते हैं। जैसे राजस्थान सेवा संघ है, अब उनके कोई कार्यक्रम होंगे, उनके कोई नीतियां होंगी, तो उनको हम आम लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे, तो समाचार पत्रों का हम योगदान लेते हैं। एक और बात है, जब आप बिजोली किसान आंदोलन पढ़ेंगे तो वहां इस चीज को और अच्छे से देखेंगे। जब कोई भी राजपूताना में घटना घटती है तो उस घटना को राष्ट्रीय स्तर तक चर्चित कैसे बनाया जाए, राजपूताना की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से हमारे जो राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व है उसे कैसे अवगत करवाया जाए, तो सबसे सरल साधन था आपके समाचार पत्र में उस घटना को छापना। तो राजनीतिक चेतना का संचार करना, राजा और प्रजा के बीच में संवाद स्थापित करना, हमारे जो राजपूताना जो क्षेत्रीय घटनाएं हैं उनको राष्ट्रीय स्तर तक पहचान दिलाना। जैसे कैसे कि अगर मान लीजिए सीकर में होने वाले किसान आंदोलन की चर्चा आपके इंग्लैंड के आपके लंदन में अंदर हाउस ऑफ कॉमन्स में होती है, तो जाहिर सी बात है कि वो घटना अपने आप में विशिष्ट बन जाएगी। और जो हमारे संगठन की जानकारी है वो आम लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे, तो उसके लिए भी हमें समाचार पत्र चाहिए। तो समाचार पत्र क्यों प्रकाशित किए गए हैं वो हमने सबसे पहले देख लिया। अब कौन कौन से समाचार पत्र प्रकाशित किए गए हैं, तो इसमें सबसे पहले हम जिस समाचार पत्र की बात करेंगे वह है विद्यार्थियों आपके राजस्थान केसरी। तो सीधे ही आप राजस्थान केसरी के बारे में ना पढ़ें, ऐसा नहीं है कि आप सीधे शुरू कर दें राजस्थान केसरी कहां से बना है, कैसे बना है, उसके पहले भी कई सारी बातें हैं, उन सारी बातों को हमने यहाँ पर जानने का प्रयास किया। राजस्थान केसरी इसका प्रारंभ आपके 1920 में हुआ था। कहां से हुआ था, तो विद्यार्थियों जहां आपके राजस्थान सेवा संघ का प्रारंभिक मुख्यालय था वर्धा से, 1920 के अंतर्गत ये आपके वर्धा से इसका आपके प्रारंभ हुआ था और ये साप्ताहिक समाचार पत्र था। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, कई बार पूछ लेते हैं कि ये समाचार कथन पूछ लेते हैं राजस्थान केसरी के संबंध में कौन कौन सी कथन आपके सही हैं, तो वहां पर आप ध्यान रखेंगे ये प्रारंभ के अंदर एक प्रकार का साप्ताहिक समाचार पत्र था। तो ये भी आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे कि ये जो राजस्थान केसरी समाचार पत्र है ये एक प्रकार से बिजोली किसान आंदोलन का मुखपत्र बन गया था। बिजोली किसान आंदोलन को चर्चित करने के लिए, उसको राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए प्रताप समाचार पत्र में भूमिका निभाई है और राजस्थान केसरी समाचार पत्र में भूमिका निभाई है। राजस्थान केसरी जो ये नाम है ना, ये केसरी सिंह बारट से आया हुआ है। आप केसरी सिंह बारट के बारे में पढ़ते हैं, महान व्यक्तित्व जिन्होंने अपने संपूर्ण परिवार को हम कह सकते हैं कि जो स्वतंत्रता के लिए बलिदान कर दिया, तो उन्हीं का सम्मान रखने के लिए समाचार पत्र का नाम राजस्थान केसरी आपके रखा गया था। ये जो राजस्थान केसरी समाचार पत्र है ये पहला ऐसा समाचार पत्र है जो पूर्णतः राजस्थान के लोगों के द्वारा राजस्थान के लोगों के लिए चलाया गया था। तो एक प्रकार से राजस्थान केसरी बिजोलिया किसान जो आंदोलन है
उस बिजोलिया जो किसान आंदोलन है उसका ये मुखपत्र बन गया था। और इसके बारे में एक और महत्वपूर्ण बात, ये पहला समाचार पत्र है जो पूर्णतः राजस्थान के व्यक्तित्व ने चलाया है और राजस्थान के लोगों के लिए चलाया है। इस बात का भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। कई बार ये फैक्ट परीक्षा में पूछते हैं और हम इसको रटते रहते हैं, तो हमें रटना नहीं है, तो इस बात को आप इस प्रकार से समझ भी सकते हैं। जो ये राजस्थान केसरी समाचार पत्र है, इसमें कई सारे व्यक्तित्व का हमें सहयोग नजर आता है। जैसे जो इसके प्रधान संपादक थे, वे प्रधान संपादक की भूमिका आपके विजय सिंह पथिक निभा रहे थे। इस बात को, क्योंकि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना में हमें सबसे अधिक योगदान विजय सिंह पथिक का नजर आ रहा है और उसी से जुड़ा हुआ आपकी समाचार पत्र है। तो इसका जो मुख्य जो आपके संपादक हैं वह आपके विजय सिंह पथिक की है। अगर मैं इनके सह संपादक की बात करूंगा तो जो आपके सह संपादक हैं उनमें हमें दो व्यक्तित्व के नाम नजर आते हैं। एक तो आपके राम नारायण चौधरी और एक आपके केसरी सिंह बारट के दामाद थे आपके ईश्वरदान आसिया। इनका नाम भी आपने सुना होगा, तो ये इनके सह संपादक की भूमिका निभा रहे हैं। इस समाचार पत्र के जो आपके व्यवस्थापक थे उनमें आपको दो नाम याद रखना है। एक तो आपके जो कन्हैयालाल कलयंत्री हैं, एक तो आपके कन्हैयालाल जो कलयंत्री जी हैं और दूसरे आपके हरिभव किंकर। ये दोनों आपके इस समाचार पत्र के व्यवस्थापक थे और इस समाचार पत्र को आर्थिक सहयोग, क्योंकि कोई भी समाचार पत्र बिना धन के चल नहीं सकता, तो उस समय के बड़े उद्योगपति, राष्ट्रवादी उद्योगपति जमनालाल बजाज ने इस समाचार पत्र के लिए आपके आर्थिक सहयोग दिया था। अब कई बार विद्यार्थी क्या करते हैं, जैसे इन्होंने 7-8 नाम याद कर लिए और वो समझते हैं कि हमने खूब सारे ऐसी बातें पढ़ ली है, पर मैं ऐसा समझता हूं कि ये इतनी बातें मेरे अनुसार तो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी आपके ये महत्वपूर्ण। कोई भी चीज होती क्यों है, होती किस लिए है, ये जानना जरूरी है। उनसे जुड़े जो फैक्ट हैं वो तो मैं पहले भी आपसे कई बार कर चुका हूँ, 4-5 बार पढ़ेंगे तो 6ठी क्लास का बालक भी उसे याद कर लेगा। लेकिन हमारा ध्यान ज्यादा यहाँ रहता है और जब हम ये पढ़ाते हैं तो कोई बच्चा समझता है कि सर को खूब सारी बातें आती है, लेकिन ये बातें तो एक प्रकार की सामान्य सी है। संपादक की भूमिका विजय सिंह पथिक निभा रहे थे, सह संपादक की भूमिका आपके रामनारायण चौधरी और ईश्वरदान आशीष निभा रहे थे, व्यवस्थापक कन्हैयालाल कलयंत्री और हरिभव किंकर जी थे और आर्थिक सहयोग देने वाला काम आपके जमनालाल बजाज ने किया। तो मेरे हिसाब से जो राजस्थान केसरी है उनसे जुड़ी जो कुछ महत्वपूर्ण बातें वो मैंने आपको बताई। लेकिन कुछ समय आपसी मनमुटाव के कारण और सत्ता के दबाव की वजह से ये आपके जो समाचार पत्र है आपके बंद हो गया। एक बात और ध्यान रखेंगे, वर्धा से बाद में इस समाचार पत्र को बाद में स्थानांतरित कर दिया गया था आपके अजमेर। जिस प्रकार से राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय आपके वर्धा से अजमेर स्थानांतरित हो गया था, उसी तरह राजस्थान केसरी भी बाद में पहले वर्धा से निकलता था और बाद में उसका स्थानांतरण एक प्रकार से अजमेर से कर दिया था। जैसे ही राजस्थान केसरी को बंद किया गया तो इसी आपके समाचार पत्र की जगह ले ली विद्यार्थियों आपके नवीन राजस्थान ने। अब जो नवीन राजस्थान समाचार पत्र है ये एक प्रकार से राजस्थान जो केसरी समाचार पत्र है उसी की आगे की प्रक्रिया है। जब आप रामप्रसाद व्यास की पुस्तक देखेंगे तो वहां पर हमें नजर आएगा इस पत्र का प्रारंभ 1922 में हुआ। कुछ किताबों में इस पत्र के लिए 1921 तारीख आई हुई है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर कौन सी तारीख सही है कौन सी तारीख गलत है उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। अगर आपके पास कोई वस्तुनिष्ठ है तो उसमें आप देख लें एक बार कि अगर इनसे जुड़ा कोई प्रश्न आया हुआ है तो आरपीसी ने क्या सही माना है क्या गलत माना है। मुझे समय नहीं मिल पाया तो मैं देख नहीं पाया। और जब आप रामप्रसाद व्यास जी की पुस्तक पढ़ेंगे तो वहां उन्होंने स्पष्ट कहा है कि नवीन राजस्थान की शुरुआत आपके 1922 में हुई है। तो दोनों तारीखों को आप ध्यान में रखेंगे। तो हालांकि दोनों तारीख आने की संभावना साथ में नहीं रहती, लेकिन फिर भी दोनों तारीखों का हमें ध्यान रहेगा तो मेरे हिसाब से और सही रहेगा। आपके संपादन की भूमिका वही आपके विजय सिंह पथिक ने निभाई है और ये पत्र जहां से निकलता था वो वही स्थान है जहां पर आपके राजस्थान केसरी निकलता था, अजमेर। तो नवीन राजस्थान जो समाचार पत्र है वह भी आपके अजमेर से निकलता था। इसका एक आदर्श वाक्य है, यह आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। आदर्श वाक्य का मतलब होता है जब आपके समाचार पत्र निकलता था तो उसके प्रत्येक पहले पृष्ठ पर कुछ लाइनें लिखी हुई होती थी और वो लाइनें उस समाचार पत्र का क्या उद्देश्य है, उसका क्या आपके लक्ष्य है, वो पहले से रेखांकित कर देते थे। जैसे यश वैभव सुख की चाह नहीं, परवाह नहीं जीवन रहे ना रहे,
इच्छा है तो ये कि जग में स्वेच्छाचारी दमन न रहे। जो ये एक प्रकार का कोटेशन, एक प्रकार की जो लाइन है, वह नवीन राजस्थान के आपके जो हम कह सकते हैं जो मुख पत्र होता है उसके ऊपर आपके लिखी हुई थी। तो ये कई ऐसा प्रश्न परीक्षा में पूछने संभावना बन जाती है, तो इतनी सारी बातें हम पढ़ रहे हैं तो ये भी हमें देख लेना चाहिए। नवीन राजस्थान है जिसके हम आगे और चर्चा करेंगे जब किसान आंदोलन और आपके जनजातीय आंदोलन देखेंगे राजस्थान सेवा संघ के संदर्भ में। तब आप देखेंगे कि जो आपके डेंगू किसान आंदोलन हुआ है, बूंदी का बर्ड किसान आंदोलन हुआ है, शेखावटी क्षेत्र किसान आंदोलन हुआ है, अलवर के अंदर जो आपके माफ कीजिए सिरोही के अंदर जो आपके भील जनजाति के विद्रोह हुए हैं उसमें इस डेंगू इसने नवीन राजस्थान अपनी महत्वपूर्ण भूमिका आपके निभाई है। तो इस प्रकार से आपके ये नवीन राजस्थान समाचार पत्र है उसकी भी हमने चर्चा कर ली है। लेकिन एक समय ऐसा आया कि नवीन राजस्थान को भी बंद करना पड़ा और नवीन राजस्थान की जगह फिर एक नए समाचार पत्र ने जगह लिए, उसी का नाम है विद्यार्थी तरुण राजस्थान। ये घटना 1923 की है और इसका भी प्रारंभ में प्रकाशन आपके अजमेर से होता था। हालांकि बाद में ब्यावर हो गया जिसकी हम बात करेंगे अभी। तो एक क्रम आप याद रखेंगे, राजस्थान केसरी के बाद में नवीन राजस्थान और नवीन राजस्थान के बाद में फिर आपका यह तरुण राजस्थान। तरुण राजस्थान के बारे में आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जो तरुण राजस्थान है इसके संपादक में आपके में शोभाराम गुप्ता की नाम भी नजर आता है। शोभाराम गुप्त जी थे, रामनारायण चौधरी जी थे और जयनारायण व्यास थे। इन तीनों व्यक्तित्वों का आप नाम याद रखना है। एक तो आपके जो शोभाराम गुप्त है, इनके बारे में अभी हम और भी पढ़ेंगे कैसे इनको आपके जेल में बंद कर दिया गया था। तो शोभाराम गुप्त के बाद में रामनारायण चौधरी और रामनारायण चौधरी के बाद में आपके जयनारायण व्यास, तीन व्यक्तित्व आपको ध्यान रखना है। तो तरुण राजस्थान से जुड़ी हुई हमने कुछ बातें देखी है। एक बात आप इसको ऐसे भी देखेंगे कि एक समय ऐसा आया था जब जवाहरलाल नेहरू, माफ कीजिए जयनारायण व्यास और रामनारायण चौधरी के बीच में कुछ बातों को लेकर मतभेद हो गए थे। उसके बाद में जयनारायण व्यास जी ने इसी तरुण राजस्थान का जो प्रकाशन है आपके ब्यावर से किया था। तो इसमें कंफ्यूजन ना हो, ब्यावर और आपके अजमेर में, प्रारंभ में तो अजमेर में था लेकिन बाद में जयनारायण व्यास जी ने इसका जो प्रकाशन है वो आपसे ब्यावर से किया था। तो इस तरह हमने जो आपके तीन समाचार पत्र हैं, राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान और आपके तरुण राजस्थान, उसकी चर्चाएं की है। कुछ बातें छूट गई होगी तो उसको अगर आपको अपने किताबों से पढ़ेंगे, ग्रंथ से पढ़ेंगे तो आप इसमें चीजें और जोड़ते जाना। हालांकि मैंने कोशिश की जो हमारे लिए जितनी महत्वपूर्ण चीजें होती है वो हमने देख ली। तो राजस्थान सेवा संघ के कार्य में हमने पहला काम देखा कि किस प्रकार से उन्होंने आपके समाचार पत्र का प्रकाशन किया। अब उन्होंने कैसे जनजातीय आंदोलन और किसान आंदोलन में भूमिका निभाई है उसकी हम चर्चा करेंगे। राजस्थान सेवा संघ का समाचार पत्रों के बाद में जो हमें उनका योगदान नजर आता है जिस आयाम में, वह है विद्यार्थी आपके जनजातीय आंदोलन। और जनजातीय आंदोलन में ही जो आपके सिरोही क्षेत्र के भील जनजातीय आंदोलन है जिनका नेतृत्व आपके मोतीलाल तेजावत जी कर रहे थे उस समय, तो उस दौरान ऐसी कई घटनाएं होती हैं, उस दौरान ऐसी कुछ बातचीत होती है जिसमें हमें राजस्थान सेवा संघ और उनसे जुड़े जो समाचार पत्र हैं, चाहे वो नवीन राजस्थान हो चाहे फिर वो तरुण राजस्थान हो, दोनों की भूमिका हमें नजर आ जाती है। तो उसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको एक प्रश्न बताना चाहूंगा। जैसे आपके जब सिरोही के अंदर मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में भील आंदोलन हो रहा था तो दो आपके सिरोही के क्षेत्र थे, एक का नाम था आपके सियावा और दो और नाम हमें मिलते हैं भूला और बालोलिया। तो इस प्रकार के नाम जब हमने सिरोही के भील जनजाति विद्रोह पढ़े थे तो वहां हमने देखे थे। और हमने ये भी देखा था कि जब सियावा के अंदर भील विद्रोह कर रहे थे उस समय मेवाड़ भील कोर की सेना आई और उस सेना का जो नेतृत्व करता था प्रिचार्ड थे और वहां पर कई भीलों की ग्रासियों की निर्मम हत्याएं कर दी गई थी जिसे हम सियावा हत्याकांड कहते हैं। ये घटना विद्यार्थियों अप्रैल 1922 की है। ये आपके अप्रैल 1922 की घटना थी। उसके अगले महीने मई के महीने में 6 मई 1922 के आसपास जो सिरोही के दो क्षेत्र हैं भूला और बालोलिया, यहाँ पर भी भील और ग्रासिया अपने अधिकारों के लिए एकत्रित हो रखे थे और यहाँ पर भी मेवाड़ भील कोर की सेना आती है और उसका नेतृत्व भी आपके प्रिचार्ड कर रहा था। यहाँ पुनः आपके वो भीलों और ग्रासियों की निर्मम हत्याएं की गई है जिसे हम भूला और बालोलिया हत्याकांड कहते हैं। ये घटना हुई थी विद्यार्थियों आपके 6 मई 1922 को, 6 मई 1922 को। अब विद्यार्थियों जो दोनों घटना है ना, इन दोनों घटनाओं को क्रम से, जैसे सियावा की घटना है तो उसे कहते हैं सिरोही के भीलों की प्रथम दुखद घटना
और जो बुला और बालोलिया के अंदर जो घटनाएं हुई है उसे बोलते हैं सिरोही के बिलों की दूसरी दुखद घटना। और जो नवीन राजस्थान समाचार पत्र है, उस नवीन राजस्थान जो समाचार पत्र ने अपने 10 मई 1922 के अंक में 10 मई 1922 के अंक में इन दोनों ही घटनाओं को बड़े आके गहनता से छापा था। अब ये कोई सामान्य घटना नहीं थी। एक क्षेत्र में बिलों पर होने वाले अत्याचारों को वहां के शासक, वहां के अंग्रेजों के पदाधिकारी और राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को अवगत कराने के लिए नवीन राजस्थान ने 10 मई 1922 के अंक में ये पूरी घटना को छापा है। उस समय शोषण के विरुद्ध, सत्ता के विरुद्ध कोई बात लिखना बहुत बड़ी बात थी। तो यहाँ पर नवीन राजस्थान किसी आपकी घटना को छाप रहा है और नवीन राजस्थान राजस्थान सेवा संघ से जुड़ा हुआ है। तो हमें एक बात नजर आ रही है कि राजस्थान सेवा संघ किस प्रकार से आपके जनजातीय आंदोलन से भी जुड़ा हुआ है, जिसने अपने समाचार पत्रों के माध्यम से बिलों पर होने वाले जो अत्याचार हैं, जो उनका शोषण हो रहा है, उसका विरोध हमें यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं। इसके बाद ही विद्यार्थियों, जो आपके शोभाराम गुप्त है, जिनका हमने नाम पढ़ा था, शोभाराम गुप्त के बारे में यहाँ एक अच्छी सी बात है। शोभाराम गुप्त ने विद्यार्थियों अपने जो पत्र था आपके तरुण राजस्थान, इस तरुण राजस्थान के अंदर एक लेख लिखा और उस लेख का नाम था सिरोही में रावण राज। यानी यहाँ पर जो शोभाराम गुप्त है, इन्होंने जो सामंती व्यवस्था है, जो सामंती जो प्रशासन है, उस पर आपके एक प्रकार से व्यंग्य कसा है कि सिरोही के अंदर किस प्रकार से रावण राज स्थापित हो चुका है, जहां पर वहां के जो मूलवासी हैं उन पर निर्मम हत्याएं हो रही है, उनकी उसके ऊपर किस प्रकार से उनका अत्याचार किया जा रहा है। और इसी तरुण राजस्थान के अंतर्गत आप जब राष्ट्रीय इतिहास पढ़ते हैं तो वहां पर हमें एक नाम नजर आता है, राजा महेंद्र प्रताप, जो क्रांतिकारी गतिविधियों में आपके सहयोगी थे। और राजा महेंद्र प्रताप के क्रांतिकारी लेख भी तरुण राजस्थान में छाप दिया गया था। तो तरुण राजस्थान ने किस प्रकार से क्रांतिकारी लेख छापकर आपके ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने का काम किया है, और सिरोही में रावण राज नामक लेख लिखकर किस प्रकार से आपके सामंती शोषण है, जागीरदारी व्यवस्था है, शासकों की अन्यायपूर्ण नीतियां, उसका विरोध करने का काम किया है। इनके पीछे शोभाराम गुप्त का हाथ था। और जब स्थानीय सरकार को इस बात का आपके इल्म हुआ, ज्ञान हुआ, तो शोभाराम गुप्त को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करने के बाद फिर उनको 2 वर्ष की सजा सुनाई गई। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि तरुण राजस्थान और नवीन राजस्थान दोनों ने किस प्रकार से आपके, हम कह सकते हैं कि जो आपके सिरोही क्षेत्र के जो निर्मम हत्याएं हो रही है, सिरोही क्षेत्र के जो आपके एक प्रकार से कहेंगे प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था एक व्यवस्था ही हो रही है, उनको आपके छापने का काम किया। जब आपके सियावा, बुला, बालोलिया के अंदर जो हत्याकांड हुए हैं, तो यहाँ पर राजस्थान सेवा संघ ने और भी जैसे काम किए हैं, इनके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके थे। राजस्थान सेवा संघ ने यहाँ पर अपने 2 प्रतिनिधियों को भेजा। एक का तो नाम आप सब जानते हैं, आपके रामनारायण चौधरी, और जो दूसरे नाम थे जिनका नाम है आपके सत्यभक्त। इन दोनों को विद्यार्थियों सिरोही क्षेत्र भेजा गया ताकि वहां की वास्तविक घटनाओं का विद्यार्थियों आपके पता लगाया जा सके। तो इस प्रकार से सिरोही क्षेत्र में होने वाले जो आपके जनजातीय आंदोलन है, भिलों का आंदोलन है, वहां पर राजस्थान सेवा संघ प्रत्यक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है। चाहे फिर वो अपने संदेश वाहकों को या फिर आपके कार्यकर्ताओं को भेजना हो, चाहे फिर अपने नवीन राजस्थान या फिर आपके तरुण राजस्थान के अंदर सिरोही की जो निर्मम, हम कह सकते हैं कि शासन है, उसको उजागर करने का काम करना हो। लेकिन राजस्थान सेवा संघ अपना काम बड़े ही धैर्य और बड़ी ईमानदारी से करता हुआ नजर आ रहा है। क्या राजस्थान सेवा संघ का कार्य केवल आपके जनजातीय आंदोलन तक ही सीमित था? तो हम फिर कहेंगे नहीं। जिस प्रकार उन्होंने जनजातीय क्षेत्र में काम किया है, वैसा का वैसा काम उन्होंने आपके जो किसान आंदोलन है उनसे किया। तो अब हम जो किसान आंदोलन के अंदर राजस्थान सेवा संघ की क्या भूमिका रही है, उस भूमिका को यहाँ पर हम लेने का प्रयास करेंगे। जनजातीय आंदोलन की तरह तीसरा जो हमें राजस्थान सेवा संघ का जो योगदान नजर आता है, वह है विद्यार्थियों राजपूताना के अंदर होने वाले किसान आंदोलन। किसान आंदोलन के अंदर चाहे वो नेतृत्व करने की बात हो, चाहे किसान आंदोलन के समय होने वाली घटनाओं को क्षेत्रीय या फिर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाली बात हो, यह सारे सारे काम अगर किसी संगठन ने सबसे अधिक किया है तो वह विद्यार्थियों आपके राजस्थान सेवा संघ और उनके समाचार पत्र। कैसे? तो हम राजस्थान के कुछ आपके किसान आंदोलनों को लेकर इसके उदाहरण को समझेंगे। जैसे आपने राजस्थान के एक किसान आंदोलन को जरूर पढ़ा होगा, आपके बिजोलिया किसान आंदोलन।
अब विद्यार्थियों, जो बिजोली किसान आंदोलन का दूसरा चरण था, उस दूसरे चरण का जो नेतृत्व करता थे 1916 के बाद में, वह थे विद्यार्थियों आपके विजय सिंह पति, जो स्वयं आपके, हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से राजस्थान सेवा संघ के मुखिया थे और बिल्कुल केंद्रीय भूमिका निभाते थे विजय सिंह पति। तो जो राजस्थान सेवा संघ की केंद्रीय भूमिका में जो व्यक्तित्व है, वही व्यक्तित्व विद्यार्थी आपके यहाँ पर बिजोली किसान आंदोलन के दूसरे चरण का आपके नेतृत्व करते हुए नजर आ रहे हैं। जब कांग्रेस का 1919 का वार्षिक अधिवेशन अमृतसर में हो रहा था, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, अमृतसर के अंतर्गत कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन हो रहा था, तो उस अधिवेशन में पथिक जी ने प्रयास किया था कि बिजोलिया किसान आंदोलन का मुद्दा उठाया जाए। किस प्रकार मेवाड़ के जो आपके शासक है, किस प्रकार मेवाड़ के जो आपके जागीरदार हैं, तो वहां के जो किसान हैं, जिसमें मूलतः धाकड़ जाति के किसान थे, उन पर आपके शोषणकारी नीतियों को लागू करने का काम कर रहे हैं। तो जो अमृतसर का जो आपके अधिवेशन हुआ था, वहां पर उन्होंने इस किसान आंदोलन का आपके एक प्रकार से मुद्दा उठाने का आपके प्रयास किया था। और विजय सिंह पथिक जी के साथ में आपके बाल गंगाधर तिलक, इन दोनों के संयुक्त प्रयासों से एक काम और वहां हुआ। बाल गंगाधर तिलक ने इसी अमृतसर अधिवेशन के अंदर बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ एक प्रस्ताव रखने का प्रयास किया। अब जब एक राष्ट्रीय स्तर के संगठन में, जब उसके अधिवेशन में किसी किसान आंदोलन का प्रस्ताव रखा जाता है, तो जाहिर सी बात है वो किसान आंदोलन न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन जाता है। हालांकि बाद में मदन मोहन मालवीय और महात्मा गांधी जी के आपसी सुझाव और वार्तालाप के माध्यम से ये प्रस्ताव नहीं रखा गया, और महात्मा गांधी जी ने फिर और मदन मोहन मालवीय जी ने ये व्यक्तिगत आपके तिलक और विजय सिंह पति को कहा कि हम पत्र लिखकर हरियाणा और वहां के अधिकारियों को सूचित करेंगे कि जो उनके द्वारा जो शोषणकारी नीतियां जो लागू की जा रही है, उनसे कहीं ना कहीं वहां के जो किसान है वो त्रस्त है। हालांकि प्रस्ताव नहीं रखा गया, लेकिन फिर भी कोशिश की गई है। तो उस कोशिश में भी हमें कहीं ना कहीं जो राजस्थान सेवा संघ है उसका योगदान हमें नजर आता है। इसी प्रकार आप देखोगे विद्यार्थियों, जो आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो आपके चौथा अधिवेशन, माफ कीजिए 1920 के अंदर जो अधिवेशन होता है नागपुर के अंदर, वहां भी हमें राजस्थान सेवा संघ का हमें एक प्रकार से हम कह सकते हैं भूमिका नजर आती है। राजस्थान सेवा संघ की ओर से 3 किसान जिन्होंने यहाँ पर अपनी दुर्दशा को व्यक्त करने के लिए प्रदर्शनी लगाई नागपुर के अंदर, और इस प्रदर्शनी को देखकर ही बाद में महात्मा गांधी जी द्रवित हुए। उनको लगा कि कहीं ना कहीं आपकी जो हमारी रियासती जो जनता है वे दुखी है वहां के शासकों, वहां के सामंती नियमावली से। और फिर बिजोली किसान आंदोलन के लिए ही हम सब जानते हैं, महात्मा गांधी जी ने अपने एक, हम कह सकते हैं कि संदेश वहा किया, अपने एक हम कह सकते हैं दूत को भेजा। उनके जो निजी सचिव थे आपके महादेव देसाई, और महादेव देसाई को अपनी ओर से इस बिजोलिया के क्षेत्र में भेजा ताकि वहां की जो समस्याएं हैं उनसे महात्मा गांधी जी स्वयं अवगत हो सके और उनके निराकरण के लिए आपके प्रयास कर सके। तो देखिए, जो बिजोली किसान आंदोलन है उसमें हमें कहीं ना कहीं राजस्थान सेवा संघ और उनसे जुड़े जो व्यक्तित्व है उनका हमें यहाँ पर महत्वपूर्ण, हमें कह सकते भूमिका नजर आती है। उनके जो आपके समाचार पत्र थे, इसमें नवीन आपके राजस्थान केसरी का नाम आता है। राजस्थान केसरी ने भी इस बिजोली किसान आंदोलन की जो घटनाएं हैं उनको अपने समाचार पत्र के अंतर्गत विशिष्ट रूप से छापने का प्रयास किया था। राजस्थान सेवा संघ के विद्यार्थियों एक और आपके व्यक्तित्व थे राम नारायण चौधरी। अभी हमने पढ़ा था इनके बारे में। राम नारायण चौधरी ने उस समय के जो मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे जिनका नाम था विल्किंसन, उनसे मुलाकात करके ये बात कही कि विल्किंसन यानी ब्रिटिश जो शासन है वो कहीं ना कहीं बिजोलिया के अंदर होने वाली घटनाओं में हस्तक्षेप करे, क्योंकि वहाँ के जो सामंत, वहाँ के जागीरदार, वहाँ के शासक कहीं ना कहीं ऐसी गतिविधियां कर रही है जो वहाँ की किसानों के लिए लाभदायक नहीं है। तो इस प्रकार से बिजोलिया किसान आंदोलन में हमें राजस्थान सेवा संघ की भूमिका नजर आती है। अब आपने कभी इस प्रकार से नहीं पढ़ा है तो ये थोड़ी सी चिंता का विषय है। देखिए, सारे टॉपिक एक दूसरे से इंटरलिंक हो रहे हैं। कहाँ किसान आंदोलन, कहाँ जनजातीय आंदोलन, कहाँ समाचार पत्र और कहाँ आपके राजनीतिक जो संगठन है राजस्थान सेवा संघ, चारों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार से पढ़ने से चीजें और गहराई से और अच्छे से हमें समझ में आती है। और हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तक होती है उनमें इसी प्रकार से अध्ययन करवाया गया है, तो उसी का हम सहारा ले रहे हैं। दूसरा जो आपके किसान आंदोलन हमें एक और नजर आता है, आपके बेंगू किसान आंदोलन, जो आपके मेवाड़ का एक ठिकाना था बेंगू, वहां पर भी हमें किसान आंदोलन नजर आता है। और जब बेंगू के किसान विजय सिंह पत्ती के पास आए थे कि आप बेंगू के किसान आंदोलन का नेतृत्व कीजिए, तब बेंगू के अंदर किसानों का नेतृत्व करने के लिए राम नारायण चौधरी जी को भेजा गया था।
और राम नारायण चौधरी जी आपके राजस्थान सेवा संघ के ही व्यक्तित्व हैं और इन्होंने ही फिर आपके बेंगू के अंदर होने वाले किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो बिजोली किसान आंदोलन में भी आपकी राजस्थान सेवा संघ की भूमिका है और बेंगू किसान आंदोलन के अंदर भी हमें राजस्थान सेवा संघ की भूमिका नजर आ रही है। बेंगू किसान आंदोलन के अंदर हम एक हत्याकांड पढ़ते हैं 1923 के अंतर्गत। बेंगू के अंदर एक गांव है विद्यार्थियों, गोविंदपुरा। मेरे हिसाब से आप सब ने इसके बारे में आपकी जानकारी आप सबको होगी। जो गोविंदपुरा क्षेत्र है वहां पर किसान आपके एकत्रित हो चुके थे रूपाजी और कृपाजी धाकड़ के अधीन। और यहाँ पर विद्यार्थी क्या होता है, जो ट्रेंच ब्रिटिश अधिकारी थे विद्यार्थियों, ट्रेंच और ठिकाने के एक अधिकारी थे अमृतलाल। इन दोनों ने यहाँ पर आपकी गोलीबारी की किसानों पर। और यहाँ पर जो आपके एक तो रूपा जी जो धाकड़ हैं और कृपा जी धाकड़ है, ये दोनों आपके शहीद हो जाते हैं। इस घटना को इतिहास में आपके गोविंदपुर हत्याकांड कहते हैं। ट्रेंच और अमृतलाल के नेतृत्व में गोलीबारी हुई है और कई किसान शहीद हुए हैं। उसमें दो प्रमुख किसान नेताओं के नाम आते हैं, रूपा जी और कृपा जी धाकड़। अब जो ये आपके हत्याकांड हुआ है, इस हत्याकांड को जो राजस्थान सेवा संघ है उन्होंने अपने समाचार पत्रों में छापा। पहली बात तो न केवल समाचार पत्रों में छापा बल्कि जो विजय सिंह पत्रिक है वो स्वयं आपके बेंगू आई। और आप सबने इस बात को किसान आंदोलन पढ़ा होगा, जब 1923 में जब स्वयं विजय सिंह पत्रिक बेंगू आते हैं इस सारी घटनाओं की जांच करने के लिए, किसानों से मुलाकात करने के लिए, तब विजय सिंह पत्रिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर 1927 में जाकर उनको रिहा किया जाता है। तो बेंगू किसान आंदोलन में भी हमें कहीं ना कहीं राजस्थान सेवा संघ की भूमिका नजर आती है। इसके बाद में विद्यार्थियों जो आपके बूंदी क्षेत्र के किसान आंदोलन है, उन किसान आंदोलनों में भी हमें यह आपके संगठन नजर आ रहा है। बूंदी किसान आंदोलन जब होता है विद्यार्थियों, तो इस बूंदी किसान आंदोलन की जो आपके नेतृत्व करने का जो काम है वो नैनूराम शर्मा जी कर रहे थे। और नैनूराम शर्मा जी भी आपके राजस्थान सेवा संघ से जुड़े हुए थे। तो बिजोली किसान आंदोलन में राजस्थान सेवा संघ है, बेंगू किसान आंदोलन में राजस्थान सेवा संघ है, और ये जो बूंदी किसान आंदोलन है यहाँ पर भी हमें कहीं ना कहीं आपके जो आपके रामनारायण जो आपके नैनूराम शर्मा जुड़े हुए नजर आते हैं और ये भी राजस्थान सेवा संघ से आपके जुड़े हुए थे। यहाँ पर विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है कि जो राजस्थान सेवा संघ का जो एक समाचार पत्र था तरुण राजस्थान, उसकी भूमिका यहाँ हमें नजर आती है। तरुण राजस्थान ने क्या किया विद्यार्थियों, एक आपके लेख प्रकाशित किया कि बूंदी रियासत का आपके घोर पतन, बूंदी रियासत का घोर पतन, या कुछ किताबों में इसको भी एक दूसरे तरह से लिखा हुआ आ रहा है नैनूराम शर्मा के साथ किया गया दुर्व्यवहार। एक लेख आपके तरुण राजस्थान में छपा था और तरुण राजस्थान राजस्थान सेवा संघ से जुड़ा हुआ था एक प्रकार से। तो यहाँ पर भी देखिए बूंदी के अंतर्गत भी हमें राजस्थान सेवा संघ भूमिका में नजर आ रहा है। बूंदी के अंतर्गत विद्यार्थियों 1923 में यहाँ पर भी एक हत्याकांड होता है जिसको अपन बोलते हैं डाबी हत्याकांड। जब आप राजस्थान के किसान आंदोलन पढ़ते हैं तो खूब सारा आपके हत्याकांड आप पढ़ते हैं, तो मैं उन्हीं हत्याकांडों की यहाँ पर आपको चर्चा कर रहा हूँ। 2 अप्रैल 1923 के आसपास ही हुआ था। पूरी तारीख तो याद नहीं रखेंगे, जब किसान आंदोलन पढ़ने के तो वहां पढ़ लेंगे। 1923 के अंदर विद्यार्थियों डाबी हत्याकांड होता है। यहाँ पर क्या होता है विद्यार्थी, जो इकराम हुसैन है, देखो जिस प्रकार यहाँ पर देखो ट्रेंच और अमृतलाल है, ठीक इसी प्रकार यहाँ पर जो इकराम हुसैन है ठिकाने के पदाधिकारी थे, इकराम हुसैन यहाँ पर गोलियां चलाई और यहाँ पर भी 2 आपके किसान नेता शहीद हो गए थे। एक तो आपने जरूर पढ़ा होगा नानक जी भील शहीद हुए हैं। इनके साथ में आपके जो देवीलाल गुर्जर है, ये भी किसान नेता थे, दोनों यहाँ पर आपके शहीद हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए जो ये डाबी के अंदर जो गोलीबारी हुई है आपके अप्रैल 1923 को, इस हत्याकांड को इतिहास में डाबी हत्याकांड के नाम से आपके जाना जाता है। और इस हत्याकांड के बाद फिर से राजस्थान सेवा संघ हमें नजर आती है। राजस्थान सेवा संघ ने यहाँ पर भी अपने 2 व्यक्तित्व भेजे। एक का नाम था विद्यार्थियों आपके सत्यभक्त और एक का नाम था विद्यार्थियों रामनारायण चौधरी। यही दोनों व्यक्तित्व हमें सिरोही के अंदर होने वाले जब भील आपके आंदोलन होते हैं, जब वहां पर भूला और बालोली हत्याकांड होता है, वहां पर भी जांचकर्ता के रूप में आपके सत्यभक्त और रामनारायण चौधरी को भेजा जाता है और यहाँ पर भी आपके रामनारायण चौधरी जो सत्यभक्त को भेजा गया था। तो इस प्रकार से जो बूंदी हत्याकांड है वहां पर भी हमें ये आपके संगठन नजर आ रहा है। इसके बाद विद्यार्थियों आपने सिक्कर क्षेत्र के किसान आंदोलन पढ़े होंगे, शेखावाटी क्षेत्र के। तो सिक्कर क्षेत्र में जन जागृति कार्य पुनः आपके रामनारायण चौधरी जी ने किया है। तो ये रामनारायण चौधरी जी आपके राजस्थान सेवा संघ से जुड़े हुए हैं और न केवल जुड़े हैं विद्यार्थियों, आपको ध्यान रखना है लंदन से प्रकाशित एक समाचार पत्र था
जिसका नाम था आपके डेली हेराल्ड। और इस समाचार पत्र के अंतर्गत रामनारायण चौधरी जी ने सिक्कर के जो किसान आंदोलन है उनको छापा है, उनकी वहां की गतिविधियों को छापा है। और इस समाचार पत्र में लिखी गई लेख का इतना असर था कि हमें सिक्कर के किसान आंदोलन की गूंज, जो हाउस ऑफ ब्रिटेन की जो आपके कह सकते हैं संसद, जिसके दो भाग थे, दो सदन थे, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स। तो हाउस ऑफ कॉमन्स के अंतर्गत सिक्कर से जुड़ा आपके मामला उठाया गया था। वो इसके पीछे कारण यही था कि रामनारायण चौधरी जैसे व्यक्तित्व ने उस सिक्कर किसान आंदोलन से जुड़ी जो घटनाएं उनको प्रमुखता से अपने समाचार पत्रों में स्थान दिया था। तो यहाँ पर भी हमें कहीं ना कहीं विद्यार्थियों आपके एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि राजस्थान सेवा संघ की भूमिका नजर आ रही है। एक और आपके हमारे यहाँ पर किसान आंदोलन हुआ था विद्यार्थियों, नीमूचड़ा, या आप अलवर किसान आंदोलन भी बोल सकते हैं। इनके बारे में विद्यार्थियों आपने खूब सुना होगा और इनके बारे में आपने खूब पढ़ा होगा, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 14 मई 1925 नीमूचड़ा हत्याकांड की जो आप तारीख याद करते हैं वे है विद्यार्थियों आपके 14 मई 1925। अब इस क्षेत्र से कैसे आपके आंदोलन या आपके संगठन जुड़ा हुआ तो उसकी बात करते हैं। अलवर के अंदर जब विद्यार्थी किसान आंदोलन हो रहा था तो अलवर के अंदर एक जगह है आपके नीमूचड़ा, और नीमूचड़ा के अंदर विद्यार्थी जब कुछ किसान आपके एकत्रित हो रखे थे तो उसी समय जो रियासती जो आपके अलवर जो आपके कह सकते रियासत है, वहां के एक आपके पदाधिकारी जिनका नाम है आपके छाजू सिंह। देखिए नाम खूब सारे आ रहे हैं। जब आपने गोविंदपुर हत्याकांड पढ़ा था तो वहां नाम आया था ट्रेंच और अमृतलाल का। जब आपके बूंदी के डाबी हत्याकांड के बारे में पढ़ा तो वहां नाम आया इकराम हुसैन का। और जब अलवर के अंदर नीमूचड़ा के अंदर हत्याकांड हुआ तो वहां नाम आया आपके छाजू सिंह जी का। तो छाजू सिंह जी के नेतृत्व में 14 मई 1925 को नीमूचड़ा में एकत्रित किसानों पर जब गोलीबारी की गई तो 150 से अधिक किसान शहीद हो गए। 150 से अधिक आपके किसान शहीद हुए हैं और इस हत्याकांड की गूंज राष्ट्रीय स्तर तक पहुंची। महात्मा गांधी जी ने नीमूचड़ा हत्याकांड के बारे में अपनी पत्रिका यंग इंडिया में कहा था कि यह हत्याकांड आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स है, और इस हत्याकांड को दोहरी डायर शाही की संज्ञा दी थी। आपने एक और नाम पढ़ा होगा राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड आपके मानगढ़ हत्याकांड को कहा जाता है, और जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स और दोहरी डायर शाही की संज्ञा देने का काम महात्मा गांधी ने जिस हत्याकांड को लिए इस्तेमाल किया था वे था विद्यार्थियों आपके नीमूचड़ा हत्याकांड। अब ये तो हमने यहाँ पर हत्याकांड की बात कर ली। अब विद्यार्थियों इसमें हमें राजस्थान सेवा संघ कैसे जुड़ता नजर आ रहा है। तो जो तरुण राजस्थान है उस तरुण राजस्थान ने अपने 1925 के एक अंक के अंदर नीमूचड़ा हत्याकांड का सचित्र वर्णन किया। ये सही सवाल एक एग्जाम पूछा गया था और आप इसको रटेंगे नहीं, याद रखेंगे। तरुण राजस्थान ने नीमूचड़ा हत्याकांड का सचित्र वर्णन करने का काम किया था। और इसके अलावा जो कन्हैयालाल कलियंत्री है, हरिभाऊ जो आपके हम कह सकते किंकर है, लादूराम जोशी है, ये मैं नाम लिख देता हूं यहाँ पर। एक तो आपके कन्हैयालाल कलियंत्री जी, तो कन्हैयालाल जी हो गए। इसके बाद में हरिभाऊ किंकर और एक आपके लादूराम जोशी। ये तीन व्यक्तित्व विद्यार्थियों यहाँ पर आए हैं एक प्रकार से जांचकर्ता के रूप में हम कह सकते हैं। राजस्थान सेवा संघ को भेजा था। तो जहां पर हमें सत्यव्रत और रामनारायण चौधरी जी भी हमें नजर आ रहे हैं एक प्रकार से जांचकर्ता के रूप में, वहीं पर हमें नीमूचड़ा के अंदर भी हमें नजर आ रहे हैं कन्हैयालाल कलियंत्री, हरिभाऊ किंकर और लादूराम जोशी। राष्ट्रीय स्तर पर इसी आपके नीमूचड़ा हत्याकांड की जांच करने के लिए आयोग बिठाया गया था और उस आयोग की अध्यक्षता की थी विद्यार्थी मणिलाल कोठारी। लेकिन जो हमारे लिए सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जो आपके ये मणिलाल कोठारी के नेतृत्व में जो आयोग बना है, इस आयोग के अंतर्गत विद्यार्थियों राजस्थान से जो व्यक्ति शामिल थे उनका नाम था रामनारायण चौधरी। रामनारायण चौधरी को इस आयोग का आपके सचिव बनाया गया था। तो जो राष्ट्रीय स्तर पर जो मणिलाल कोठारी के नेतृत्व में जो आयोग बना है इस हत्याकांड की जांच करने के लिए, उसमें भी राजस्थान सेवा संघ से जुड़े व्यक्तित्व को शामिल किया गया है और वो व्यक्तित्व विद्यार्थियों आपके रामनारायण चौधरी। कितनी सारी बातें पढ़ी है हमने। कभी कभी भी राजस्थान सेवा संघ या उनके समाचार पत्र को और किसान आंदोलनों को इसे जोड़कर नहीं पढ़ा। अगर नहीं पढ़ा है तो इसमें कोई बड़ी भूल नहीं हुई है। अब आप आगे इसको इस प्रकार से पढ़ेंगे तो और बेहतर होगा। यहाँ हालांकि हमने जितने भी हत्याकांड हुए उनकी स्पष्ट हमने यहाँ पर चर्चा नहीं की है। हमने उतने ही संदर्भ में बात की है जितनी हमें इस संगठन से जुड़ी चीजों की आवश्यकता है। जब आप किसान आंदोलन पढ़ते हैं तो बड़ी डिटेल में बात करते हैं इन हत्याकांडों की, डाबी हत्याकांड, गोविंदपुर हत्याकांड, नीमूचड़ा हत्याकांड, लेकिन हम यहाँ डिटेल में बात नहीं कर सकते क्योंकि जो हमारा मूल टॉपिक है वो है राजस्थान सेवा संघ।
तो इन हत्याकांडों में राजस्थान सेवा संघ हमें कहाँ नजर आ रहा है, हम उन्हीं की बातें करेंगे और वही हमारे लिए विद्यार्थियों महत्वपूर्ण होगा, वही हमारे लिए लाभदायक होगा। तो इस तरह हमने राजस्थान सेवा संघ के जो कार्य हैं उसमें हमने समाचार पत्र, आपके जो जनजातीय आंदोलन और फिर किसान आंदोलन में उनकी भूमिका कैसी रही हमने देख ली है। इसके अलावा आपके राजस्थान सेवा संघ के कई ऐसे कार्यकर्ता हैं, जैसे लादूराम जोशी का हमने नाम लिया, हरिभाई किंकर का नाम लिया। इन्होंने समय समय पर जो सामाजिक कार्य हैं वो भी करने का काम, जैसे लादूराम जोशी ने विधवा विवाह को बढ़ावा दिया, इसी प्रकार जो हरिभाई किंकर उन्होंने बस्सी क्षेत्र के अंतर्गत आपके ग्राम सभाओं का आयोजन किया। तो अलग अलग इनके जो कार्यकर्ता हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में जाते और जन जागृति का काम आपके करते थे। अब आपके जो अंतिम हमारा जो पॉइंट बच गया था इस आंदोलन की उपलब्धियां। तो इतनी सारी बातें पढ़ने के बाद में अब मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की जरूरत पड़ेगी कि इस आंदोलन, इस संगठन से हमें क्या क्या मिला है। इस संगठन ने हमारे किसान आंदोलनों के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस संगठन से हमारे जनजातीय आंदोलन के समय होने वाली घटनाएं राष्ट्रीय स्तर तक पहुंची है। इस संगठन ने हमारे राजस्थान और राजपूताना के अंतर्गत जो रियासती जनता है उनके अंदर एक प्रकार की राष्ट्रीय चेतना, राजनीतिक चेतना को बढ़ावा देने का काम किया, लोगों को अपने राजनीतिक अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया है। और इस संगठन ने कहीं न कहीं राजाओं और प्रजाओं के बीच में सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करने का कार्य किया है। अब राजाओं की ओर से कुछ आपकी कमियां रहेगी, बात एक अलग है, लेकिन ये संगठन यही चाहता था और उसने कई प्रकार आपके हम कह सकते हैं कि इसमें वो आपके सफल भी रहे हैं। तो कई सारा में इसकी उपलब्धियां नजर आती है, चाहे वो प्रशासनिक स्तर पर हो, चाहे वो राजनीतिक स्तर पर हो, चाहे वो सामाजिक स्तर पर हो, अलग अलग जगहों पर हमें इस संगठन की उपलब्धियां नजर आती है। अब आप भी इससे सारे संगठन को गाइडों से नहीं, गाइडों में एक डेढ़ पेज पूरा संगठन खत्म कर देंगे, किताबों से पढ़िए। खूब सारी बातें हैं जो भी इसमें छुटी हुई हैं, आप पढ़ो उनको, और जो हमने पढ़ा है आप उसको भी पढ़ें। कुछ आप मेहनत करेंगे, कुछ हमने यहाँ मेहनत की है, आप उन दोनों को अच्छी तरह से फिर आपके मिक्स कीजिए दोनों चीज़ों को जो हमने पढ़ी है, और फिर एक बेहतर प्रकार के आप नोट्स लिखिए और उन नोट्सों को फिर आप बार बार रिवाइज करें, तब जाकर आपकी चीज़ें और आपको आसानी समझ में आएगी। अब अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें और हम कुछ अच्छा से टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।